हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो श्लोक है प्रथम अध्याय वैदिक सुभाषित साहित्यम का, वो है काय वाग बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षणा अध्यात्म शास्त्रै तेषां विशुद्धया। ये वाला इससे पहले जो इसके पहले वाला वीडियो था जिसमें मैंने वैदिक सुभाषित साहित्यम के क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो ब्रीफ में बताया था। उसमें 2 पॉइंट्स मिस हो गए थे। पहला पॉइंट ये है कि वैदिक सुभाषित साहित्यम में से MCQs के कोई क्वेश्चन का ऑप्शन सिलेबस में नहीं दिया है कि उसमें से कोई MCQs आएंगे। उसमें से 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चंस ही आएंगे। दूसरा, उसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि आपको आधा श्लोक आएगा और आपको श्लोक पूरा लिखना है। मीन्स आपको श्लोक पूरा बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जब पूरा श्लोक आता होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। श्लोक आपको पूरा लिखा हुआ एग्ज़ाम में आएगा, आपको उसका अर्थ, अन्वय, वाक्यार्थ, शास्त्रार्थ करना है। उस श्लोक पूरा करने के लिए नहीं आएंगे। ये 2 पॉइंट मिस हो गए थे। आज के वीडियो में हम ये 2nd नंबर का जो श्लोक है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उन्हीं 5 पॉइंट्स के अंतर्गत सबसे पहले पदविच्छेद। पदविच्छेद में काय वाग बुद्धि विषय ये एक पूरा पद है। इसको अगर हम पद विच्छेद करेंगे तो इससे हमें कितने शब्द मिलेंगे? काय वाक बुद्धि विषया ये मलाह समुपस्थिता। फिर नीचे वाला जो है ये एक पूरा पद है, यहाँ तक तेषाम तक, चिकित्सा से लेके तेषाम तक ये एक पद है। इसमें जो शब्द आए हैं उनको अलग करेंगे। चिकित्सा, लक्षण, अध्यात्म शास्त्र, यहाँ पर संधि है शास्त्रेय तेषाम, विसर्ग संधि है शास्त्रेय तेषाम विशुद्धया। जब पद विच्छेद करें तो हमको इतने सारे वर्ड्स मिले, काय वाक बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता चिकित्सा लक्षण अध्यात्म शास्त्रे तेषाम विशुद्धया। विग्रह में कौन कौन से वर्ड हैं? शास्त्रे तेषाम विसर्ग संधि है, यहाँ पर विसर्ग हटने से आधा सा आ गया था और ऐ की मात्रा हो गई थी। ये विसर्ग संधि आप लोगों ने जब अपने सिलेबस संस्कृत में पढ़ रहे होंगे उसमें से आपको पढ़ाया होगा ये इस तरीके वाला। मलाह समुपस्थिता ये भी विसर्ग संधि है। लक्षण अध्यात्म ये स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि होती है। इस तरीके से इसमें विग्रह है। अन्वय, अन्वय टॉपिक थोड़ा सा अभी नया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके पहले अन्वय नहीं था, सिर्फ सिंपल मीनिंग होते थे पद विच्छेद के साथ में। तो इसको भी हम पद्य से गद्य में कैसे करेंगे, तो इसमें क्या बताया है? इसमें बताया है काय वाक बुद्धि विषया ये मला समुपस्थिता। शरीर, बुद्धि और विषय के ये जो मल उपस्थित होते हैं उनको हम चिकित्सा लक्षण और अध्यात्म से शुद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये मल हैं काय वाक बुद्धि के विषय के, वो उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? सबसे पहले हम ये दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ किसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ बताया गया काय वाक बुद्धि के विषय के मलों के बारे में बताया गया, तो इसीलिए सबसे पहले हम वही लिखेंगे। तो ये काय वाक बुद्धि विषया मला। फिर ये मल कहाँ होते हैं? समुपस्थिता, उपस्थित होते हैं। फिर उसका क्या होता है? तेषाम। तेषाम किसके लिए बोला गया है? मलों के लिए बोला गया है। तेषाम किस तरीके से वो शुद्ध हो रहे हैं? विशुद्ध, शुद्ध करना क्रिया है, इसलिए अंत में है। उनकी चिकित्सा शास्त्र, लक्षण शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र से उनका शुद्धि होती है। तो ये अन्वय हो जाएगा पूरा एक गद्य के रूप में। नए जो वर्ड्स आए हैं, वाक मतलब वाणी, मतलब भाषा, काय मीन्स शरीर, फिजिकल बॉडी, समुपस्थिता सामने उपस्थित होना, निकटता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी। तेषाम उनके, विशुद्धिया मतलब शुद्ध करना। वाक्यार्थ, मीनिंग पता है तो वाक्य का अर्थ निकालना ईजी हो जाता है। शरीर, भाषा, बुद्धि के विषय में जो दोष उत्पन्न होते हैं उनकी शुद्धि क्रमशः चिकित्सा शास्त्र, व्याकरण शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र से होती है। ये इसका सीधा सीधा अनुवाद है। अब शास्त्रार्थ में कैसे करेंगे? काय दोष कौन से होते हैं, वाणी दोष कौन से होते हैं, बुद्धि दोष कौन से होते हैं, फिर उसकी चिकित्सा के लिए ये वाले जो शास्त्र बताए हैं वो किस तरीके से उन दोषों को अलग करते हैं। सबसे पहले मला। मल किसे बोलते हैं? मलनीकरणान मला, जो
दूषित करते हैं वो मल कहे जाते हैं। किस किस को दूषित कर रहे हैं? शरीर को, भाषा को और बुद्धि को, इनके जो विषय हैं। तो सबसे पहले जो शरीर के विषय हैं वो क्या क्या हैं? शरीर के जो विषय हैं वो हैं वात पित्त कफ, सप्त धातु, त्रिमल, जो शरीर की फिजियोलॉजी यूनिट्स हैं वो शरीर के विषय हैं। हम जो शरीर से काम करते हैं, जो एक्टिविटीज़ करते हैं, वो सारे उसमें जब मलिन हो जाए, मतलब उसमें जब दोष उत्पन्न हो जाए, उनमें जब दोष उत्पन्न हो जाएंगे तो किस तरीके से दिखेगा? रोगी हो जाएगा व्यक्ति, उसके लक्षण दिखाई देंगे। अलग अलग रोगों के जितने भी लक्षण बताए हैं वो सब यहाँ पर आ जाते हैं। शरीर में जितने भी दोषों से या अन्य किसी कारण से जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो सभी काय दोष में आ जाते हैं। और उनको शुद्धि किस तरीके से होगी? शुद्धि मतलब होता है उसका समाधान करना, उसको ठीक करना। वो ठीक कैसे होंगे? चिकित्सा शास्त्र से। हमें उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। यदि कोई रोग पैदा हो गया है तो वो कैसे ठीक होगा? उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। किस तरीके का रोग हुआ है उसको देख के उसकी जो कंसर्न चिकित्सा है वो करनी चाहिए हमको। तो ये चिकित्सा शास्त्र। अब इसमें आप चिकित्सा शास्त्र में समन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, ऋतुओं के हिसाब से चिकित्सा, ये टोटली शास्त्रार्थ जो टॉपिक है वो आपकी पूरा का पूरा बुद्धि मेधा के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना आप कोरिलेट करके चीज़ों को पूरा अरेंज करके लिख पा रहे हैं। आप चाहो तो 5 लाइन में भी इसको फिनिश कर सकते हो और 15 लाइन में भी ये डिटेल में जा सकता है। तो चिकित्सा शास्त्र दोष आप इसमें लिख सकते हैं। दोष किस तरीके से हैं? त्रिदोष के बारे में लिख सकते हैं। वात, पित्त, कफ, धातु के बारे में लिख सकते हैं और मलों के बारे में लिख सकते हैं। उनके विषय लिख सकते हैं। विषय मतलब होते हैं नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, जब आप नॉर्मल फंक्शन लिख दिए तो उसके बाद जब नॉर्मल पता है तो फिर एबनॉर्मल भी पता हो, एबनॉर्मल कैसे होगा वो भी पता होगा। जब एबनॉर्मल पता है तो उसकी चिकित्सा कैसे होगी वो भी आ जाएगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं उसमें। अब हम करेंगे वाणी के दोष। वाणी के दोष, वाणी के दोष में भाषा के दोष। वाणी को हम कैसे जानेंगे? भाषा से जानेंगे। भाषा के दोष क्या हो सकते हैं? बोलने का तरीका, भाषा में व्याकरण प्रयोग, छंद आदि प्रयोग, इसके बाद भाषा में और दोष, सही उच्चारण नहीं कर पाना। ऐसे होता है कुछ बच्चे या कुछ बड़े लोग आप बोल नहीं पाते हैं, प्रॉपर वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, हार्ड वर्ड नहीं बोल पाते हैं। वो सब क्या है? वाणी और भाषा का दोष है। उसके बाद वाक्य को सीक्वेंस में नहीं बोलना। कहाँ क्रिया होनी चाहिए, कहाँ कर्ता होना चाहिए, उसको आगे पीछे करके यूज़ करते हैं। जो डेली में जो भाषा यूज़ होती है वो इसी तरीके की होती है, उसमें हम कोई व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर वो वाणी का दोष है। गलत शब्दों का प्रयोग, इस तरीके से ये बहुत सारे वाणी के दोष होते हैं। गलत शब्दों का प्रयोग में आप हार्श वर्ड बोलना, क्रोध की बात बोलना, ये सब वाणी के दोष होते हैं। इनको ठीक करने के लिए क्या बताया है? व्याकरण। लक्षण जो है वो व्याकरण के लिए बताया गया है। अब यहाँ पर अपनी अपनी मातृभाषा की अपनी अपनी व्याकरण है। संस्कृत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो संस्कृत व्याकरण के अपने रूल्स हैं।
पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ जो महावास है उसमें बताया है, पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ जो व्याकरण है उसके बारे में बताया है। हिंदी के अपने व्याकरण के नियम हैं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अलग अलग व्याकरण नियम होते हैं। उससे हम अपनी वाणी, अपनी भाषा को ठीक कर सकते। इसीलिए व्याकरण में हमने, जैसे संस्कृत की बात करें तो हमने महेशी सूत्र पढ़े। क्यों पढ़े? क्योंकि इसमें सारा वर्ण का वर्णन था। महेशी सूत्र पढ़े हमने। उसके बाद हमने पढ़े उच्चारण स्थान पढ़े। उच्चारण स्थान का क्यों इम्पोर्टेंस है? इसी वजह से इम्पोर्टेंस है कि जब आप उस शब्द को उस प्रॉपर जगह पर से उच्चारण करेंगे तो वो सही निकलेगा, नहीं तो डिफ्रेंशिएट ही नहीं होगा कि कौन सा सा बोल रहे हैं आप, कहाँ पर कौन सा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वो सब। उसके बाद प्रयत्न पढ़े हमने, ये सब इसी व्याकरण से संबंधित थे। संधि पढ़ा, समास पढ़ा। इन सब का प्रयोग आप अपनी भाषा को सुंदर बनाने में, अपनी भाषा को इफ़ेक्टिव बनाने में यूज़ कर सकते हैं। और इसका प्रयोग करने से धीरे धीरे आपकी जो वाणी के दोष हैं, जो भाषा के दोष हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। किसी भी वाक्य को इस तरीके से बोलना कि आप जो बोलना चाहते हैं उस अर्थ को सामने वाले को समझा सकें, उसी के लिए भाषा का प्रयोग होता है। और उस भाषा को इफ़ेक्टिव, इम्प्रेसिव बनाने के लिए व्याकरण का प्रयोग होता है। व्याकरण के प्रयोग से बड़े शब्दों, बड़े वाक्य को बोलने से की बजाय छोटे वाक्य में ही हम उस पूरी बात को समझा सकते हैं। यही व्याकरण का मेन उद्देश्य है। और इसी के लिए हमने वाणी के जो दोष हैं उसको हटाने के लिए व्याकरण शास्त्र यहाँ पर बताया हुआ है। एक बात को लिखने के लिए आप 50 लाइनें लिख रहे हैं और उसी में यदि व्याकरण का आपने प्रयोग कर लिया तो आप उसी बात को समझाने के लिए 10 वाक्य में भी लिख सकते हैं। कविताएँ जो लिखी जाती हैं वो क्या है, वो व्याकरण का प्रयोग करके ही लिखी जाती हैं। तो इस तरीके से हम व्याकरण से वाणी के दोष को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि के विषय के मल। तो बुद्धि के विषय, बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। उसके जो विषय क्या है, उसके विषय में मन आएगा, धी आएगा, स्मृति आएगा, वो सब मिलके जो विषय इकट्ठे होते हैं वो बुद्धि के विषय कहलाते हैं। आयुर्वेद में उसके लिए प्रज्ञा का शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। तो बुद्धि के विषय में जो मल उत्पन्न होंगे उसे क्या बोलेंगे? प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध क्या होता है? हम अपनी धी, स्मृति, बुद्धि, इनका सही प्रयोग नहीं करते हैं और जो चीज़ें गलत हैं उनको करते हैं, वो प्रज्ञा अपराध हो जाता है। जानबूझकर गलत कार्य को करना प्रज्ञा अपराध कहलाता है। और उससे फिर जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको ठीक करने के लिए आध्यात्म शास्त्र है। शरीर के दोष चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं, पर बुद्धि के विषय चिकित्सा से बस ठीक नहीं होते। उसके लिए आध्यात्म शास्त्र की ज़रूरत होती है कि बुद्धि बहुत सूक्ष्म विषय है। उस सूक्ष्म लेवल तक पहुंचने के लिए नियमित अभ्यास चाहिए होता है। वो नियमित अभ्यास अध्यात्म शास्त्र के वचन पाठन से ही संभव हो सकता है, अदरवाइज़ वो संभव नहीं हो सकता। जैसे आपने धैर्य से काम लेने की बात है, आपने नहीं लिया, आपने जल्दबाजी में कोई काम किया, उससे जो नुकसान हुआ, अब उस धैर्य को बढ़ाने के लिए आपको आध्यात्म शास्त्र चाहिए। स्मृति, याददाश्त, आपकी याददाश्त में यदि कोई परेशानी हो रही है तो उसको बढ़ाने के लिए मेरे द्रव्य तो चाहिए, लेकिन अध्यात्म शास्त्र भी चाहिए। मन के जो कार्य हैं, मन को जो कंट्रोल में करने की जो बात कही जाती है वो भी किससे आएगी? अध्यात्म शास्त्र से। क्यों ऐसा है? क्योंकि इन सब के जो स्वभाव हैं वो हैं कि जिस चीज़ का आप नियमित रूप से जिस चीज़ के कांटेक्ट में रहते हैं वैसे ही इसमें प्रवृत्ति होने लगती है। अगर आप अच्छी चीज़ों के, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं तो आपका मन अच्छा होने लगता है। आप गलत चीज़ों के कांटेक्ट में रहेंगे तो चीज़ें गलत हमारे अब्जॉर्ब होने लगती हैं। तो इसीलिए अध्यात्म शास्त्र सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, धर्म के हिसाब से हो सकते हैं। सबके रिलीजन्स वाले जो धर्म अध्यात्म शास्त्र होते हैं वो हो सकते हैं। कोई ऐसी बुक्स हो सकती हैं जो आपको चीज़ों को क्लियर करे। अध्यात्म शास्त्र से क्या होता है? एक क्लियरिटी प्राप्त होती है हमें कि हमें किस रास्ते पर चलना है। जहाँ पर भी संशय की स्थिति होती है उस संशय को दूर करने के लिए जो शास्त्र होते हैं वही अध्यात्म शास्त्र कहलाते हैं। संशय कहीं पर भी प्रकट हो सकता है, आपके कर्तव्यों में भी संशय हो सकता है, आपने जो कर लिया है उसके जो फल हैं उसमें संशय प्रकट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों में हमें जब संशय आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें कौन बताएगा? वो हमें अध्यात्म शास्त्र बताते हैं।
और जब हम नियमित अध्यात्म शास्त्र का पठन पाठन करते रहते हैं तो धीरे 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 करके बुद्धि में जो स्थिरता आती है, जब बुद्धि में स्थिरता आती है तो उसके जो विषय हैं उनमें जो मल पैदा हो गए हैं किसी भी कारण से, वो धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाते हैं। जब वो सब शुद्ध हो जाते हैं तो मानसिक स्तर पर जो इसका प्रभाव आता है कि आपके प्रज्ञा अपराध की आपकी स्थिति नहीं बनती। एक सिंपल से उदाहरण से समझाती हूँ कि आपको पता है कि फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, उससे हमको नुकसान होता है। आपकी स्मृति में है ऐसा कि इसकी वजह से इतनी इतनी बीमारियां होती हैं, इसके बावजूद भी आपको लेकिन ये वो पसंद है, आपके सामने ऑफर किया जाता है तो आप उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो वो वहाँ पर प्रज्ञा अपराध किया आपने कि आपको जानते हुए आप अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं, आपके अंदर जो सेल्फ कंट्रोल की एक क्षमता है वो ख़त्म हो गई। अब यही आपने यदि धीरे धीरे अध्यात्म शास्त्र का मतलब क्या है यहाँ पर, अब इसको ठीक करने के लिए अध्यात्म शास्त्र कैसे हेल्प करेगा? कुछ नहीं हेल्प करेगा। आप जब भी ऐसी स्थिति आए अपनी सेल्फ काउंसलिंग करना शुरू करिए। सेल्फ काउंसलिंग कैसे आएगी? जब आपको ये पता होगा कि हमें अपने मन को कैसे कंट्रोल में रखना है। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? हमें प्राणायाम चाहिए, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए जहाँ से हम इस चीज़ को समझ सकें कि नहीं मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जब आप में वो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी तो आपके सामने ऑफर होने के बावजूद भी आप ये अपने आप की सेल्फ काउंसलिंग कर पाएंगे कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं लेनी, ये मेरे लिए ठीक नहीं। ये होता है अध्यात्म शास्त्र का प्रयोग। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए आपको एक्सप्लेन किया है। अब आपको इसमें से क्या समझ में आया है, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो आप स्वयं मैनेज करके लिखिए। तो तीनों चीज़ें, क्योंकि इन तीनों की शुद्धता बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य को और हमारे एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए। हम अच्छी भाषा का प्रयोग करें, हमारा शरीर स्वस्थ हो और हमारी जो बुद्धि है वो एकदम शुद्ध हो। इस तीनों जब चीज़ें शुद्ध होंगी तो हम प्रगति कर सकते हैं, हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पर आचार्य ने ये श्लोक दिया हुआ है। इसके अलावा यदि आपको उसमें कोई और चीज़ समझने की आवश्यकता लग रही है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं और समझा दूंगी उसको। मैंने वैसे अपने हिसाब से इसको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। और डिटेल में प्रज्ञा अपराध आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से प्रज्ञा अपराध का चरक संहिता में वर्णन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये आज का वीडियो था। आप इसमें मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।